हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समुच्चय के प्रकार। ये जो कि हमारा है पार्ट थर्ड। इसके पहले हम पार्ट वन और सेकेंड में इसकी बेसिक के बारे में जान चुके हैं, अर्थात समुच्चय क्या होता है, कि समुच्चय मतलब कैसे हम बताते हैं, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, समुच्चय निर्माण क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस कर चुकी हैं। और एक्सरसाइज 1.1 को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आप उन्हें देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चलिए देखते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय देखिए इसमें कई प्रकार के होते हैं, ये नहीं है कि कुछ इसमें डिफाइंड है कि 3-4 प्रकार के हो। तो पहला हम यहाँ पे लिए हैं रिक्त समुच्चय। आपको मतलब यहाँ इसके हेडिंग से ही लग रहा होगा कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। देखिए रिक्त मतलब होता है खाली। रिक्त मतलब क्या होता है, जैसे कोई कहे कि ये हमारा एक रिक्त बर्तन है, अर्थात रिक्त मतलब होता है ये खाली बर्तन है। तो रिक्त मतलब होता है खाली। समुच्चय तो ये किस प्रकार से होगा, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इम्पटी सेट। इम्पटी मतलब ये आप जानते हैं कि खाली होता है। इम्पटी सेट मतलब ऐसा सेट होगा, ऐसा वो सेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होती हैं। ऐसा आपको सेट दिया जाएगा जिसमें सेट तो रहेगा लेकिन उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो इसे अगर हम डिफिनीशन के रूप में देखा जाए तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, डिफिनीशन के रूप में आप लिखेंगे कि वह समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट मतलब वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई अवयव मतलब समझते हैं ना, एलिमेंट भी इसे कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं अवयव। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, मतलब किस प्रकार से इसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका जो चिन्ह होता है वो होता है फाई। इसे हम क्या बोलते हैं, फाई। आप इसका साइंस में प्रयोग, फिजिक्स में प्रयोग किए होंगे फाई कमान। तो यहाँ पे देखिए वही होता है हमारा फाई। इसे लेकिन ये हमारा फिजिक्स वाला फाई नहीं है, ये हमारा यहाँ पे मैथ में रिक्त वाला फाई है। मतलब जो रिक्त समुच्चय है इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। अर्थात हम इसे बोले तो इसे कहीं भी आपको ये दिखाई अगर मिल, जैसे समुच्चय में कहीं भी आपको ये दिखा हुआ मिल जाए तो ये हमारा क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। आप वहाँ पे जान जाएंगे रिक्त समुच्चय ही मतलब होता है खाली। हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझाएंगे जिससे और आपको यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होगा, हम मानते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होते हैं। आपको ऐसा संख्या मतलब ऐसा समुच्चय बताना है जो 2 से विभाजित नहीं होता है। अब सोचिए सम बोला है, सम मतलब होता है कि इवन होना चाहिए। और आप जानते हैं जो इवन होती हैं वो क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8 होती हैं। जो 2 से विभाजित होता है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अब आपसे यहाँ पे बोला कि सम संख्याओं का समुच्चय जो 2 से विभाजित ना हो। ऐसा कोई समुच्चय हो सकता है कि जो 2 से विभाजित ना हो। तो आप कहेंगे कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये क्या है, 2 से विभाजित नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे बोला है कि सम संख्याओं, पहले यहाँ पे बोल रहा है कि सम संख्या को बताना है। तो 2, 3, 5 सम आपकी संख्या है नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि इसका हमारा कोई भी सेट बनेगा ही नहीं, कोई एलिमेंट हमें प्राप्त ही नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, एक रिक्त समुच्चय है जिसे हम कहते हैं फाई सेट है। इसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। अर्थात इसका अगर हम आंसर की बात करें, उत्तर का यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे बोला था सम संख्याओं का समुच्चय जो 2 से विभाजित नहीं होता है, और सम बोला है तो 2 से विभाजित तो होगा ही। यहाँ पे बोला है कि ऐसा संख्या बताइए जो 2 से विभाजित नहीं होता है, वो सम होना चाहिए। तो ऐसा कोई संख्या है ही नहीं कि जो 2 से विभाजित हो, और वो क्या है, वो हमारा सम हो। तो ये हमारा क्या होगा, फाई आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए अगले हम आते हैं दूसरा प्रकार।
अगला यहाँ पे हमारा प्रकार है एकल समुच्चय। आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा, एकल मतलब होता है अकेला, अर्थात ऐसा समुच्चय जो अकेले ही हो उसे हम क्या कहते हैं, एकल समुच्चय। तो यहाँ पे अगर हम डिफिनीशन के रूप में देखें तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, केवल एक ही अवयव हो। अवयव को हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट हो सकता है, नंबर हो सकता है, सदस्य होता है, मेंबर। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में दें कि एकल समुच्चय क्या होगा। जैसे हम यहाँ पे बोले कि भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री। अब आप सोचेंगे कि भारत में जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कितने हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो एक ही होते हैं हर एक देश के, मतलब कहीं कहीं प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है, वो राष्ट्रपति का पद होता है। तो हमारे यहाँ तो दोनों पद है, मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का दोनों पद है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। अब आप देखिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री इस समय कौन है, वो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे क्या है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो आप लिखेंगे नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो हमारा जो नरेंद्र मोदी है वो एक ही है, अर्थात यहाँ पे जो हमारा सेट बनेगा वो एक ही बस व्यक्ति इसमें आएंगे। तो ये हमारा कहलाएगा एकल समुच्चय जिसमें सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति है। जैसे यहाँ पे वर्तमान प्रधानमंत्री हो गया, वर्तमान राष्ट्रपति हो गया, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी एक ही आएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि भारत के वर्तमान प्रधान तो हर एक गाँव के अलग होते हैं और कई प्रधान होंगे, कई गाँव हैं, तो ऐसा नहीं सकते। ऐसा यहाँ पे डालेंगे कि जिसमें एक ही अवयव, एकल मतलब होता है एक ही लोग उसमें सिर्फ आए। तो जैसे अब उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो वर्तमान मुख्यमंत्री बात करेंगे तो योगी जी ही बस आएंगे। तो एक ही वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, दो थोड़ी ना वर्तमान मुख्यमंत्री होते हैं, एक ही होते हैं ना। तो यहाँ पे एकल समुच्चय में ऐसा एलिमेंट होता है, मतलब एक ही एलिमेंट होता है। जैसे हम यहाँ पे इस प्रकार से अगर लिख दें फाई, अब आप सोचेंगे कि फाई जो हमारा है वो तो हमारा रिक्त समुच्चय है, तो आप इसे कहेंगे रिक्त समुच्चय। नहीं, ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या देगा कि ऐसे करके दे देगा, क्या बोलेगा कि क्या ये हमारा रिक्त समुच्चय है कि नहीं। आपको ये बताना है कि ये हमारा एक रिक्त समुच्चय है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये सेट है, सेट के मझले कोष्ठक के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट होते हैं कि नहीं, मतलब मझले कोष्ठक के अंदर जो भी लिखे रहते हैं वो हमारे एलिमेंट होते हैं, मेंबर होते हैं, जिन्हें हम एलिमेंट करते हैं, बिलोंग करते हैं वो। अब देखिए यहाँ पे जो फाई है ये हमारा एक एलिमेंट है, और फाई जब हमारा एक एलिमेंट के रूप में हो गया तो ये हमारा एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये एक क्या है, एकल समुच्चय है। हम इसे एकल समुच्चय बोल सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताएं कि समुच्चय वे होते हैं, एकल समुच्चय वे होते हैं जिसमें केवल ऐसा सेट है जिसमें केवल एक अवयव आए। अब देखिए ये एक ऐसा सेट है जिसमें हमारा फाई एक अकेला है, इसमें फाई क्या हो रहा है, एक अकेला एलिमेंट हो रहा है। अब आपको पता होगा कि रिक्त समुच्चय तो हमारा फाई होता है। अब रिक्त ऐसे अगर लिखा रहेगा, अगर हम कहें इस प्रकार से लिखा है, मान लेते हैं कि ऐसे करके लिखा है, तो आपसे पूछा जाए कि ये ऑप्शन दे दिया जाए, पहला में रिक्त समुच्चय और दूसरा आपको ऑप्शन दे दिया जाए एकल समुच्चय। तो आप यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होगा, रिक्त, बस ऐसे है इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को इस प्रकार से कर दिया जाए, एक सेट के रूप में दर्शाया जाए, तो यहाँ पे देखेंगे एक सेट के अंदर एक एलिमेंट है। तो एकल समुच्चय में क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव आए, एक अवयव का मतलब होता है एक एलिमेंट आए। तो यहाँ पे देखिए जो फाई है ये हमारा सेट है, और सेट के अंदर एक हमारा क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है जिसे हम कहेंगे एकल समुच्चय। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फाई होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एकल समुच्चय होगा, एक एलिमेंट के रूप में है। आपको समझ में आएगा, अगर अकेला कहीं फाई लिखा हो तो वो हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। लेकिन अगर ये सेट के रूप में लिखा होगा तो वो हमारा क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला हमारा तीसरा है परिमित समुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट है। आपको यहाँ पे नाम से ही लग रहा था परिमित समुच्चय, फाइनाइट मतलब निश्चित है,
देखो इनफाइनाइट होता तो अनिश्चित होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइनाइट सेट है अर्थात निश्चित समुच्चय। तो यहाँ पर हम इसकी डिफिनीसन की बात करते हैं तो डिफिनीसन क्या लिखेंगे, ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या, ऐसा इस प्रकार का समुच्चय या ऐसा समुच्चय क्या होगा यहाँ पे, ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या, जिनके, अब देखिए यहाँ पे आप अवयव समझ रहे हैं ना, क्या अवयव मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, इस प्रकार का है, यहाँ पे 2 है तो हम बोल सकते हैं कि 2 हमारा एक एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं हिंदी में अवयव। तो वही कह रहा है ऐसा समुच्चय जिसमें केवल, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा परिमित समुच्चय होता है और कौन सा अपरिमित। यहाँ पे हम अपरिमित की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले परिमित के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बोला है ऐसा समुच्चय जिसमें जो एलिमेंट होना चाहिए, जो अवयव होना चाहिए, उसकी संख्या हमारे यहाँ पे क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनके अवयवों की संख्या क्या हो, जिनके अवयवों की संख्या एक निश्चित हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय कि, अब देखिए स्वर समझते हैं ना, स्वर मतलब होता है वावेल, स्वरों का समुच्चय। अब देखिए क्या होता है, कैसे इस प्रकार से बनेगा। अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हैं 26 लेटर होते हैं, उसमें बोला है कि स्वरों मतलब वावेल जो होते हैं A E I O U, इनका समुच्चय बना। तो आप इनका आसानी से समुच्चय बना सकती हैं। क्या होंगे, ए होगा, ई होगा, आई होगा और ओ होगा, यू होगा। ये हमारी क्या कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं, A E I O U। और देखिए ये इनकी संख्या निश्चित है। यहाँ पे देखिए A E I O U इनकी संख्या आप बोल सकते हैं कि 5 है इनकी संख्या, ये एक निश्चित है। तो परिमित समुच्चय क्या होगा, ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय अगर देखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 5 ही स्वर होते हैं, इनकी संख्या निश्चित है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होंगे परिमित समुच्चय। इसी प्रकार से अगर हम और एग्जाम्पल ले, और अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे तो देखिए हम मान लेते हैं कि ए बराबर, मतलब एक आपको दिया गया 1 2 3 4 5, ये आपको इस प्रकार से दिया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो है वो हमारे क्या है, ये हमारे सभी परिमित समुच्चय हैं, क्योंकि इन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ पे क्या है, एलिमेंट हैं, अवयव हैं। 5 हमारे क्या हैं, अवयव हैं। तो ये हमारा कहलाएगा परिमित समुच्चय, क्योंकि इन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं और इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए अगला हम आते हैं अपरिमित समुच्चय, जिन्हें हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक है अपरिमित समुच्चय, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अब देखिए इनफाइनाइट सेट क्या होती हैं, जिसे डिफिनीसन मतलब यहाँ पे आपको तथ्य से ही मालूम चल रहा है कि अपरिमित मतलब जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, इनफाइनाइट मतलब क्या हो, संख्या निश्चित ना हो। तो ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या, निश्चित नहीं होती है, या अनिश्चित हो या निश्चित नहीं होती है, बात वही है, अनिश्चित न हो या निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा आपको समुच्चय बताना है जिनके अवयव की संख्या निश्चित ना हो। अगर हम आपसे कहें कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए आपको बताना है कि ऐसा समुच्चय मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, 1 2 3, ये तो भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3
4 डॉट 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 इन्फानाइट तक। अतः हम ये गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितने हमारे नेचुरल नंबर हैं। यहाँ पे गिनेंगे तो 1 2 3 4, लेकिन यहाँ बोला है इन्फानाइट तक, मतलब अनंत तक जाएगा, निश्चित नहीं है। ऐसे आप बढ़ते जाइए लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, ये हम निश्चित नहीं कर सकते कि कितना तक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फानाइट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। इनके अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये हमारा क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। ऐसे अगर हम और एग्जाम्पल लें, अगला हम लेते हैं यहाँ पे किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। ये देखिए ये हमारा क्या है, एक रेखा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये एक हमारा क्या है, रेखा है, और इस पे स्थित सभी बिंदु। तो यहाँ पे देखिए अब कई बिंदु हो सकते हैं, कई बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि अनंत बिंदुओं से मिलकर हमारा एक रेखा का निर्माण हुआ है। यहाँ पे तो यहाँ पे बोला कि किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं कि कितने बिंदु होंगे, नहीं, हम यहाँ पे ज्ञात ही नहीं कर सकते कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। अतः ये हमारा क्या होगा, अपरिमित समुच्चय हो गया। अगला देखिए यहाँ पे हमारा है समान समुच्चय, जिसे हम कहते हैं इक्वल सेट है। अब देखिए क्या होता है, इक्वल मतलब ही आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि बराबर। इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे हम मानते हैं, आपको पहले यहाँ पे बताते हैं, तब इसका डिफिनीशन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए वाला मानते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और हम बी बराबर मानते हैं 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे आप देखते हैं, हम लिख सकते हैं ए के जो एलिमेंट हैं, ए के एलिमेंट मतलब ये जो हमारे कहलाते हैं वो अवयव कहलाते हैं किसी भी सेट के। वो ये सभी मतलब क्या होते हैं, जो इसके अंदर लिखे रहते हैं वो हमारे एलिमेंट कहलाते हैं। यहाँ पे ये इसके एलिमेंट हैं, अर्थात अवयव हैं। अब देखिए जो इसके अवयव हैं वो इसके अवयव क्या है, 1, 2, 3, 4, और इसके क्या है 1, 2, 3, 4। ये देखते हैं ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसी को हम कहते हैं इक्वल, मतलब जिनके अवयवों की संख्या, ये अवयवों की संख्या 1, 2, 3, 4 ये बराबर है बी की। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो सेट हैं वो हमारे बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि सेट ए बराबर सेट बी। तो ये हमारे कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इक्वल समुच्चय अर्थात समान समुच्चय। तो इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या निकल के आता है कि ऐसा समुच्चय मानते हैं कि समुच्चय ए में उपस्थित अवयव समुच्चय बी में उपस्थित अवयव के बराबर है, तो इसे हम समान समुच्चय या इक्वल समुच्चय कहते हैं। तो आप सब अगर इसका डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, दो समुच्चयों में यदि पहले समुच्चय के सभी अवयव, दो समुच्चयों में यदि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हो और दूसरे समुच्चय के सभी अवयव पहले समुच्चय में हो, तो उसे हम समान समुच्चय कहते हैं, ए बराबर बी। तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब आइए हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारा एक्सरसाइज 1.2 है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं कि नहीं, ये आपको बताना है। हम आपको पहले ही बताएं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो, अर्थात एक ही भी एलिमेंट ना उपस्थित हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला हमारा क्या है कि 2 से भाज्य। भाज्य मतलब होता है वे संख्याएं जो विभाजित हो जाती हैं, मतलब पूरी तरीके से भाज्य हो जाए किसी अंक से। यहाँ पे बोला 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताना है। अब देखिए अभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो सकता है विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 यही सब आती हैं, लेकिन हमें लेना है विषम। विषम मतलब 1, 3, 5, 7 ये सभी जो संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। और 2 से भाज्य, तो आप बताइए विषम संख्या अगर लिखें तो 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 क्या हमारी 2 से विभाजित होंगी, नहीं। अतः हम कह सकते हैं ये हमारा जो है वो हमारा रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं आएगा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो विषम हो, विषम प्राकृतिक संख्या हो और वह 2 से भाज्य हो। हम आपको एग्जाम्पल से भी इसको बताए हैं पहले वाले को। अब देखिए दूसरा में क्या है, दूसरा बोला है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से सिर्फ कटती हैं।
वो क्या होती हैं, सम अभाज्य संख्याएं होती हैं स्वयं से और एक से कटे। देखिए दो जो हमारा है वो एक हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो जो है वो स्वयं से कटता है और एक से कटता है, और सम भी है, दो हमारा सम है कि नहीं है, सम है ना। तो यहाँ पे बोला है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अतः हम कह सकते हैं ये हमारा फाइनाइट समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो आएगा, दो हमारा क्या है, सम अभाज्य संख्याएं है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट नहीं हुआ। कौन कौन सा, पहला वाला हुआ। अब तीसरा देखते हैं कि ये हमारा फाइनाइट समुच्चय है कि नहीं है। देखिए इसमें बोला है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर, अर्थात 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। जो कंडीशन आपको दिया गया है यहाँ पे कि यक्स छोटा है 5 से, मतलब यक्स का ऐसा मान है जो 5 से छोटा है, और साथ ही साथ यक्स से बड़ा है 7 से, 7 से वो बड़ा है। अब देखिए यक्स का आप मान क्या रखेंगे कि जो 5 से छोटा है, 5 से छोटा क्या होता है। अब आप सोचिए 5 से हम छोटे की बात करते हैं तो 5 से छोटा हमारा जो होता है 1 होता है, 2 होता है, 3, 4 होता है। ये जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, ये हमारी जो होती हैं वो 5 से छोटी होती हैं। तो यहाँ पे बोला 5 से छोटा, और 7 से बड़ा, 7 से बड़ा तो हमारा 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, ये होता है 7 से बड़ा। तो हमारा 5 से छोटा ये हमारा अलग कंडीशन है, और 7 से बड़ा ये अलग है, दोनों में कोई मेल है नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा, मतलब सॉरी फाइनाइट कह रहे हैं, रिक्त समुच्चय होगा, इम्पटी सेट होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। यक्स का समान हो ही नहीं सकता जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो। अगर 5 से छोटा होगा तो 1 से लेकर 4 तक आएगा, और 7 से बड़ा होगा तो 8 से अधिक जाएगा। तो यहाँ पे इसमें कोई कॉमन नहीं है। अब अगला देखते हैं, यक्स वाई सच डेट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब आपको पता होगा समांतर रेखाएं, इन्हें हम पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन कैसी होती हैं, ऐसे होती हैं पैरेलल लाइन, अर्थात इन दोनों में कोई जैसे मतलब एक दूसरे के ये पैरेलल है, अर्थात समांतर रेखाएं हैं। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब होता है कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। अब देखिए ये बिंदु ऐसे जा रही है, ये रेखा ऐसे जा रही है, और ये रेखा ऐसे जा रही है, ये एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये कहीं एक दूसरे से कभी मिलेंगी, ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और ये ऐसे आगे बढ़े, इन दोनों का कभी भी कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता। अगर ये रेखा इस प्रकार से होती है तो इनका कॉमन पॉइंट होता कि एक दूसरे को ये प्रतिच्छेदित करती हैं, लेकिन इसमें इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इम्पटी सेट है, अर्थात खाली रिक्त समुच्चय है। आगे हम देखते हैं, अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्या कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, आपको ये बताना है। हम आपको जबकि डिफिनीशन बताए हैं। परिमित का क्या होता है, जिनकी संख्या निश्चित है, संख्या मतलब जिनकी अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो हमारे परिमित समुच्चय कहलाते हैं। जिनके अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, मतलब निश्चित नहीं होती है, उन्हें हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि किनकी संख्या निश्चित है, किन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं, किन्हें नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए बोला है पहला क्वेश्चन में कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब देखिए आपको पता है कि एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। अब इनका समुच्चय आप बना सकते हैं क्योंकि इनकी संख्या निश्चित है। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि एक वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने होता था। जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करके आप 12 के नाम लिख सकते हैं, दिसंबर तक आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इनकी संख्या एक निश्चित है, अर्थात इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 12। तो ये हमारा एक परिमित समुच्चय है। अगर यहाँ पे महीनों की संख्या मतलब नहीं होता, कुछ और दिया होता है तो उनकी संख्या निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बोला है कि वर्ष के महीने, वर्ष के महीने आपको पता है कि 12 महीने होते हैं और इनको हम गिन सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं। जनवरी फरवरी आप पढ़े भी होंगे, लिखे भी होंगे कई बार, तो इनकी संख्या हम निश्चित है, इन्हें हम लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन अर्थात ये हमारे परिमित समुच्चय हो गए। आप सब इसे आंसर में लिखते रहिएगा, ये हमारे क्या है, ये हमारे परिमित समुच्चय हैं। दूसरा हम देखते हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट का मतलब होता है ये इनफाइनाइट तक जाता है।
यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये इन्फानाइट तक जाएगा। इन्फानाइट तक जाएगा मतलब ये निश्चित नहीं है, इन्फानाइट है। इन्फानाइट का अर्थ ही होता है अपरिमित। अपरिमित का इंग्लिश क्या होता है? इन्फानाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिनके अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती है, अर्थात ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिनके अवयव क्या हो? इन्फानाइट होते हैं अर्थात निश्चित ना होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। तो देखिए 1 2 3 ये हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है। ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 से ही बढ़ते जाएंगे, तो ये हमारा निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमारी क्या है, कहाँ तक जा रही है, कोई कंडीशन भी इसमें नहीं दिया गया है। तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि 1 2 3 99 से लेकर 100 तक। अब देखिए ये हमारे परिमित है कि अपरिमित है, आपको ये इसमें बताना है। 1 2 3 से 99 से 100 तक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5, ऐसे ऐसे जाएंगे। यहाँ पे 99 तक जाना है। लास्ट में क्या होगा? 99 100, अर्थात देखिए इसमें संख्या निश्चित है, अर्थात आप कर सकते हैं 1 से लेकर 100 तक गिनती। आप 1 से लेकर 100 तक गिनती याद किए होंगे, आप पढ़े होंगे, लिखे होंगे, तो यहाँ पे आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि 100 ठे आएंगे। 100 को यहाँ पे क्या होंगे? 1 से लेकर 100 तक के आएंगे। तो ये हमारी संख्या निश्चित है। अब आप सोचेंगे कि डॉट यहाँ भी लगाया था, डॉट यहाँ भी लगाया, क्यों हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये निश्चित है, ये हमारा अनिश्चित था, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके आगे कोई अंक नहीं था, अर्थात ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इसकी कोई खत्म संख्या ही नहीं हो सकती, इंड पॉइंट ही इसका नहीं होगा। और यहाँ पे क्या बोला है? 3 के बाद ये बढ़ेगा, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा ये आपको कंडीशन दिया गया है पीछे। ये बढ़ेगा 99 तक। 99 के पहले जो संख्या होगी 98 97, ये सभी संख्याएं यहाँ पे होंगी, मतलब इनका एक हमारा पॉइंट मिल गया 99। 99 से इधर वाला संख्या में लिखना है, जबकि इसमें क्या था? इसमें से बढ़ता चला गया, इसमें कोई पॉइंट था ही नहीं लास्ट वाला कि हम कहाँ तक लिखे इसे, इसलिए ये हमारा था अपरिमित समुच्चय। लेकिन ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक परिमित समुच्चय है। आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आएगा, ये हमारा क्या है? एक परिमित समुच्चय है। अब देखिए चौथा हमारा क्या है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक क्या होता है? सबसे पहले आप ये जानिए। तो जो धन पूर्णांक होता है इसे हम कहते हैं इंटीजर, धनात्मक इंटीजर, मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। अर्थात धन पूर्णांक को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब होता है कि प्लस इन्फानाइट, अर्थात कर सकते हैं कि 1 2 3, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे धनात्मक संख्याएं होती हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं? धनात्मक संख्याएं। 1 2 3 इसमें क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं, जिन्हें हम धन पूर्णांक हिंदी में, और इंग्लिश की बात करें तो ये पॉजिटिव इंटीजर, उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, अर्थात धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए बोला है 100 से बड़े, 100 से बड़ा, आपको 100 से बड़ा होना चाहिए धन पूर्णांक का समुच्चय। अब 100 से बड़ा क्या होगा? 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, ऐसे करके आपको इन्फानाइट तक जाना है। यहाँ पे निश्चित नहीं बोला है कि कहाँ तक आपको जाना है, ऐसे बोला कि 100 से बड़ा, 100 से बड़ा बोला है। अब धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत सारे हैं, 101 से स्टार्ट कीजिए, ऐसे आप बढ़ते जाइए तो कई सारा पेज आप लिख जाएंगे, लेकिन इसका कोई अंत ही नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है? एक अनिश्चित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है, अर्थात अनिश्चित संख्या है। इसमें इनकी संख्याओं को हम गिन नहीं सकते हैं। 100 से बड़ा लेंगे, लेकिन क्या हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ इसका लास्ट पॉइंट होगा? नहीं। तो ये हमारा होगा अपरिमित समुच्चय। अब अगला हमारा देखते हैं 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं ये आपको जानना है। और 99 से छोटे, 99 से छोटे मतलब क्या होंगे? 99 से जो छोटे होंगे, जैसे 98 हुआ, 97 हुआ, ये सभी क्या संख्याएं 99 से छोटी हैं। लेकिन बोला है अभाज्य पूर्णांक। अभाज्य पूर्णांक क्या होता है? वे पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर, अर्थात वे मतलब इंटीजर मतलब समझता है ना, जिसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यू होती हैं। तो वही बोला है कि अभाज्य पूर्णांक वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं और 1 से बस, उन्हीं को हम कहते हैं अभाज्य पूर्णांक। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ,
7 हुआ, ये सभी क्या है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 99 से छोटा अभाज्य संख्या आपको बताना है, आप आसानी से बता सकते हैं कि 99 से छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है होगी। तो ये हमारा क्या है, परिमित समुच्चय है। तब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस प्रकार से कौन सी संख्याएं परिमित होती हैं, कौन सी संख्याएं अपरिमित होती हैं। अब हम आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। जो यहाँ पे बोला था वही हमारा यहाँ पे भी बोला गया है। यहाँ पे आपको ये सभी सॉल्व करके बताना है कि कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं करना है, बस आपको सीधे ही बता दीजिए कौन सा यहाँ पे परिमित है, कौन सा अपरिमित, क्योंकि बहुत आसान है। पहला आपसे बोला है कि यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। आपको वो रेखा याद करना है जो यक्ष अक्ष के समांतर हैं और इनकी संख्या क्या निश्चित है कि नहीं, मतलब परिमित है या अपरिमित, आपको ये बताना है। अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यक्ष अक्ष होता है, ऐसे होता है तो वो हमारा वाई अक्ष होता है। ये हमारा क्या है, यक्ष अक्ष है। तो बोला यक्ष अक्ष के समांतर, यक्ष अक्ष के समांतर मतलब होता है पैरेलल मतलब होता है जो इसके बराबर मतलब ऊंचाई की होती है। ये हमारा इसके मानते हैं, ये इसके क्या है, समांतर है, समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए इसके समांतर कितनी रेखाएं होंगी, आप गिन के बताइए। हम ऐसे बनाते चले जा रहे हैं, आप गिन पा रहे हैं कि कितनी होंगी। ऐसे करके हम कई थी बना सकते हैं, 10 15 मतलब कई थी, बहुत सारी इसकी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये संख्या हमारी निश्चित नहीं है, अर्थात ये कंडीशन नहीं दिया है कि इसकी ऊंचाई 5 हो बस वहीं तक बताना। तो ये कंडीशन नहीं दिया गया, ये कह रहा है कि यक्ष अक्ष के समांतर, यक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएँ हो सकती हैं और ये हमारी एक निश्चित संख्या नहीं है, अतः हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, अपरिमित समुच्चय है। अब दूसरा देखिए बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। तो ABCD आप ऐसे करके ज्ञान लिख सकते हैं और लास्ट तक Z, अर्थात इनकी संख्या हमारी क्या है, निश्चित है। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। अब आगे देखते हैं, बोला तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज हैं। उन संख्या का समुच्चय आपको बताना है जो 5 का गुणज है। 5 का गुणज मतलब 5 का मल्टीपल। तो 5 का मल्टीपल, 5 खुद एक मल्टीपल है खुद का। फिर देखिए 10 का 5 का मल्टीपल है कि नहीं है, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, अर्थात 15 भी 5 का मल्टीपल है, 20 भी मल्टीपल है। ऐसा हम कह सकते हैं कि इसका भी संख्या निश्चित नहीं है। ऐसे आप बढ़ते जाइए, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50, ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे। इसकी संख्या क्या हम निश्चित बता सकते हैं कि कहाँ तक है इसकी संख्या, नहीं। तो ये बोला है ये उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, अर्थात इन 5 के गुणज तो हम पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या है, लेकिन ये हमारी निश्चित संख्या है कि नहीं, ये हमारा अनिश्चित है, क्योंकि हम ऐसे बढ़ते जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक इसकी संख्या लास्ट होगी। तो ये हमारा क्या होगा, एक अपरिमित समुच्चय हो गया। अगला हम देखते हैं, चौथा हमारा क्या बोला है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, अब देखिए ये हमारा पृथ्वी है और इसमें इतने सारे जानवर हैं, आप कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा जानवर कितनी संख्या है उनकी, आप ये पता लगा सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि एक अमेजन की जंगल है जिसे फेफड़ा भी कहते हैं पृथ्वी का, और पता है उसमें इतने सारे जानवर हैं, आज तक कोई वहाँ पे पहुँच तक नहीं पाया है, मतलब उस पूरे जंगल को घूम तक नहीं कोई पाया है। तो वहाँ पे कैसे कोई डिफाइन करेगा वहाँ पे कितने जानवर हैं, आप इनकी संख्या निश्चित बता ही नहीं सकते। यहाँ तक आप एक देश की में उपस्थित जानवर की संख्या नहीं बता सकते, तो हम एक पृथ्वी मतलब एक पूरा विश्व की बात कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी संख्या निश्चित नहीं है। ये सब थोड़ा मतलब दिमागी तौर से देखा जाए तो ये सब छोटे छोटे बच्चे बता सकते हैं कि इनकी संख्या निश्चित नहीं होगी। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। अब आगे देखते हैं, बोला है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखिए मूल बिंदु आपको पता होगा क्या होता है, ये अगर देखा जाए तो ये हमारा मूल बिंदु होता है 0,0। तो यहाँ पे बोला है कि से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब इससे होकर, इस बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त आप खींच सकते हैं ऐसे इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे
बहुत सारे बिंदु होंगे जो इससे होकर जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले लें, 3 सेंटीमीटर ले लें, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे हम बड़ा बड़ा बनाते चले जाएंगे जो इसी बिंदु से होकर जाएगा, इसी पॉइंट से होकर जाएगा। तो क्या हम इनकी संख्या निश्चित बता सकते हैं? नहीं, इनकी संख्या निश्चित नहीं होगी, अर्थात ये हमारे क्या होते हैं? अपरिमित समुच्चय हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। देखिए ये सब इतने आसान है कि आप ऐसे ही बुक पे ही मतलब सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी मतलब होता है इक्वल सेट। हम आपको बताएं हैं कि इक्वल समुच्चय क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या बराबर होती है उन्हें हम इक्वल सेट कहते हैं, अथवा नहीं। ये आपको बताना है कि ये इक्वल सेट है अथवा नहीं। अब देखिए पहले में बोला है ABCD। अब देखिए आपको ढूंढना है, अगर ABCD और कहीं होगा तब तो इक्वल होगा, अगर इक्वल और कहीं नहीं है तो मतलब और कहीं क्या, इसके सामने ही आपको देखना है। B बराबर यहाँ पे दिया गया है DCBA। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें जो एलिमेंट है, इसमें जो अवयव हैं वो कौन से हैं? A है, B है, C है और D है। इसमें जो अवयव हैं वो कौन से हैं? इसमें भी ABCD। क्रम बदल सकता है लेकिन अवयव की अगर बात करें तो अवयव तो वही है, ABCD तो ही अवयव है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके जो अवयव हैं ये अवयव कहलाते हैं, इस सेट के अंदर जो उपस्थित होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। तो इसके जो अवयव हैं वो इसके अवयव के बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि A बराबर है B के। तो ये हमारा क्या होगा? एक इक्वल सेट हो गया, अर्थात समान समुच्चय। अब दूसरा यहाँ पे देखिए 4, 8, 12, 16। A बराबर 4, 8, 12, 16। अब देखिए यहाँ पे है कि नहीं है? यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 4, 8, 12, 16। देखिए यहाँ पे 12 है ही नहीं, सिर्फ 4, 8। देखिए सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 4, 8, 16। 4, 8, 16 इसमें भी है लेकिन 12 इसमें है, इसमें 18 है, अतः ये दोनों बराबर नहीं होंगे। देखिए बराबर का मतलब टोटल एलिमेंट, इसमें अगर 5 है तो इसमें भी पाँचों जो होंगे वो पाँचों इसके समान होने चाहिए तभी ये बराबर होगा। ये नहीं कि इसमें 2 एक्स्ट्रा दे दे, इसमें 3 एक्स्ट्रा दे दे और 2 3 थे बराबर हो, ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर जो संख्या है वो तो बराबर ही होनी चाहिए। इसमें 4, 8, 12, 16 है तो इसमें भी अगर 4, 8, 12, 16 होता तो ये इसके हम बराबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 4, 8, 16 तो है और यहाँ पे भी 4, 8, 16 है, लेकिन यहाँ पे 12 दे दिया है, यहाँ पे 28 दे दिया है, अतः हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा बराबर नहीं होगा था, तो ये हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। अब तीसरा देखिए क्या बोला है कि A बराबर दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8 क्या है? 2 के मल्टीपल हैं, 2, 4, 6, 8, 10। अब B बराबर देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक आपको कंडीशन के रूप में दिया गया है कि यक्स सच डेट यक्स एक धन पूर्णांक का मतलब होता है सम इंटीजर निगेटिव, सम इंटीजर पॉजिटिव। धन पूर्णांक ना तो सम इंटीजर पॉजिटिव। और यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है कि यक्स छोटा है किससे? 10 के। 10 के बराबर भी हो सकता है, 10 से छोटा हो सकता है। तो 10 से छोटा हमारा क्या होगा? 2, 4, 6, 8 ही होगा, तो 10 से छोटा। तो और ये सम भी है तो ये हमारा क्या है? इसके बराबर है। पाँचवा देखिए क्या है, चौथा है हमारा कि यक्स सच डेट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का गुणज क्या होता है? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये तो गुणज मतलब मल्टीपल। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, ये सभी क्या है? 10 के गुणज अर्थात 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी 10 के गुणज होते हैं। अब दिया है बी में क्या है कि 10, 15, 20। अब देखिए 10, 20, 30 होता तो हम मानते कि हाँ ये 10 का गुणज है, लेकिन 15 क्या 10 का गुणज है? नहीं, 15 10 का गुणज नहीं है, अतः हम कह सकते हैं गुणज मतलब मल्टीपल। क्या 15 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 5 क्या 10 गुणे 1, कुछ नहीं लिख सकते ना, इसमें लिख सकते हैं 5 के 15, हमें 10 लाना है क्योंकि यहाँ पे बोला है 10 का मल्टीपल, अतः हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? इक्वल समुच्चय नहीं होगा। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या निम्नलिखित समुच्चयों का युग्म समान है? कारण सहित बताइए। समान मतलब इक्वल है कि नहीं ये आपको बताना है और रीज़न भी आपको यहाँ पे देना है कि क्यों इक्वल नहीं है, क्या कारण है यहाँ पे। देखिए पहला बोला है A बराबर आपको दिया गया है 2, 3 और क्या निम्नलिखित समुच्चयों का युग्म समान है? कारण सही बताइए। A बराबर 2, 3 दिया गया है, दूसरे में क्या है? B बराबर दिया गया है आपको यक्स सच डेट यक्स समीकरण यक्स उसका है +5 यक्स +6 बराबर 0। सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा, तो चलिए इसे हम सॉल्व करके बताते हैं कि किस प्रकार आप इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हमारा B बराबर दिया गया है,
ये इक्वल है 0 के। अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे बचेगा x प्लस 3, और यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 3 बराबर 0 है। तो यक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब हम यहाँ पे अगर यक्स का मान पूछे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा -3 और यक्स बराबर हो जाएगा -2। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो यक्स और वाई का दोनों यक्स का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है -3 -2। अतः इसे हम एलिमेंट के रूप में लिखना चाहें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं -2 और -3। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या था 2, 3 था, और यहाँ पे क्या है -2, -3। अब क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा b है वो a के इक्वल है? नहीं। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे कि a इज़ नॉट इक्वल ऑफ b। इसे हम कहते हैं नॉट इक्वल, मतलब अगर कोई इसे संख्या ये इक्वल का चिन्ह है तो इस पर क्रॉस कर दे तो ये नॉट इक्वल होगा, अर्थात a हमारा जो है वो b के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे क्या है -2 और -3 है। अब देखिए अगला हमारा बोला है यहाँ पे कि A= आपको दिया गया है यक्स सच दैट यक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। दूसरा भी बोला है BY सच दैट वाई शब्द WO यहाँ पे LF दिया है एक अक्षर है। अब देखिए अगर हम इसको अलग से लिखेंगे A को मतलब कहने का मतलब है अगर हम A बराबर लिखना चाहें यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, इसे सिर्फ हम यहाँ पे इस तथ्य में एक से हम क्या लिखते हैं, अक्षर को लिखते हैं, मतलब जो अक्षर 2 बार आया है उसे नहीं लिखते हैं, एक ही अक्षर यहाँ पे डिनोट करते हैं। जैसे यफ हो गया, फिर क्या लिखेंगे W हो गया, या L हो गया, O हो गया, W होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अर्थात यफ L O W। यहाँ पे देखेंगे यफ L O W से भी हम अगर समुच्चय के निर्माण में अलग से लिखेंगे तो यही हमारा सेम बनेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा A है वो B के बराबर है। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोला है यहाँ पे कि निम्नलिखित नीचे दिए गए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। कौन समुच्चय समान है, कौन असमान है, आपको ये बताना है। पहले में देखिए दिया है 2 4 8 12, तो ऐसे कौन सा समुच्चय है जिसमें 2 4 8 12 आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए और किसी में 2 4 8 12 नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, अर्थात ये हम किसी के इक्वल नहीं बोल सकते हैं। बी में देखिए दिया गया है 1 2 3 4, और किसी में 1 2 3 4 है। हाँ देखिए डी वाले में 1 2 3 4 दिया गया है। देखिए 1 2 3 4, हमें इसके अवयव से मतलब है, ये कैसे व्यवस्थित है इससे मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ हम अवयवों को देखेंगे। यहाँ पे बी में क्या है 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 दिए गए हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो बी है वो डी के इक्वल है। और देखिए सी में क्या है 4 8 12 14, और किसी में 4 8 12 14 नहीं है, अतः ये किसी के इक्वल नहीं होगा। और ई में देखते हैं -1 1, और यहाँ पे जी में भी देखते हैं 1 और -1 है, अतः ये कह सकते हैं। देखिए इक्वल का मतलब ये इसके अवयव इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे माइनस पहले आ गया ये तो बाद में आया है तो ये कैसे इक्वल होगा। यहाँ पे भी अवयव उपस्थित है ना, -1 और 1 है, इसमें भी है और इसमें भी है, अतः हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल होगा। ये चाहे जहाँ भी लिखे रहे हैं लेकिन इसमें जो अंक इसमें है वही अंक इसमें भी होने चाहिए, तब तो ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, इक्वल होते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जो अगला एक्सरसाइज है 1.3 और उसके पहले जो उसके मतलब इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे, जैसे सबसेट हुआ और जो भी है यहाँ पे है वो यूनिवर्सल सेट है, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।